नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहू स्वागत करता हूं अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आजकल हम चर्चा में देखते हैं कि सीएए बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो आइए देखते हैं हम कि क्या है सीएए और इससे संबंधित क्या है मुद्दे, क्या है प्रावधान। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है, भारत में नागरिकता संबंधित प्रावधान क्या है, सीएए की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके विपक्ष में तर्क क्या रहे हैं, इसके पक्ष में तर्क क्या रहे हैं एवं इसके विरोध के क्या कारण तथा सरकार ने इससे संबंध में क्या क्या स्पष्टीकरण दिया है। तथा इसी के साथ ही हम देखेंगे कि सीए को कैसे और अच्छे से लागू किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियमों को 2024 के मार्च 11 यानी कि 11 मार्च 2024 को सीए नियमों को गृह मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियमों को से संबंधित नियमों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात इसका क्रियान्वयन आरंभ किया जाएगा। दोस्तों, यह जो अधिनियम है यह 1995 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करेगा तथा इससे पूर्व भी 5 बार नागरिकता अधिनियमों को संशोधित किया जा चुका है। पहला संशोधन 1986 में किया गया था, दूसरा 1996 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में एवं पांचवा 2015 में। तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम के अलावा संविधान में नागरिकता से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए जो कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में उल्लिखित हैं। तो हम देखते हैं कि दोस्तों, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है और जिनका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ था या जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो या जो सामान्यतः संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी हो। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी एक शर्त को यदि वह पूरा करता है या किया है तो वह भारत का नागरिक माना गया। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो बाद में लौटकर भारत आ गए हैं। इसी के साथ ही अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान एवं उनके कुछ अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। तथा अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों से संबंधित है। इसके अनुसार अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति यूएसए या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। भारतीय नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ ही अनुच्छेद 10 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या जो इन प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक माना जाता है तो उस पर संसद द्वारा बनाए गए जो भी कानून और नियम हैं वह लागू होंगे। इसी के साथ ही अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को अधिनियमित, विनियमित एवं संशोधित कर सके। तो अनुच्छेद 11 का ही इस्तेमाल करते हुए संसद द्वारा सीए 2019 को अधिनियमित किया गया है। दोस्तों, यदि हम देखें तो नागरिकता अधिनियम 1995 के तहत निम्न तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो 26 जनवरी 1950 से आरंभ हुआ था तो उसी के दौरान जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त हुई है। दूसरा, जिन व्यक्तियों का जन्म भारत के सीमा के भीतर में हुआ है। तीसरा, वंश के आधार पर किसी के पूर्वज, माता पिता या दोनों या इनमें से कोई एक यदि भारत का नागरिक रहा हो। पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण के द्वारा भी कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति कम से कम 11 वर्ष तक यदि भारत में रहा हो तो वह प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बनने योग्य है। इसी के साथ ही क्षेत्र के समावेशन के द्वारा यदि कोई क्षेत्र भारत के द्वारा अधिग्रहण किया गया, जैसे कि
1975-76 के लगभग में जब सिक्किम को भारत का समामेलन किया गया, जब सिक्किम का भारतीय संघ में समामेलन किया गया, तब सिक्किम के नागरिक भारतीय नागरिक कहलाए जाने लगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि सीए अधिनियम या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू होने के पहले क्या क्या पृष्ठभूमि रही है, और हम इस पृष्ठभूमि में देखेंगे कि सीए का जो मुद्दा है वह कोई आज का मुद्दा नहीं रहा है, यह भारत के विभाजन से ही उत्पन्न हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब विभाजन होता है तो नेहरू और लियाकत समझौता किया जाता है, तो इसमें भी एक दूसरे के देशों में परस्पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान किया गया था। इसी के साथ ही महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इस बात की वकालत की गई थी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आता है तो उनके लिए भारत में नौकरी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री आकस्मिकता निधि है उसका प्रयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ ही उस समय के जाने माने प्रमुख कांग्रेस नेता पट्टाभी सीतारामैया, जेवी कृपलानी ने भी पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संबंध में कदम उठाने की बात कही है। इसी के साथ ही उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भी पूर्वोत्तर भारत का भ्रमण किया गया तथा वहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा व उनका शरण देने का समर्थन किया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर एक स्वतंत्र बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो जब 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जब शोषण किया जा रहा था तो यहाँ से बहुत सारे लोग भागकर भारत की सीमा में प्रवेश कर गए एवं भारत में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। तो इन सभी लोगों को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुरक्षा का वचन दिया तथा उनका समर्थन किया तथा उनको अनेक सुविधाएं प्रदान की। इसी के साथ ही सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में उस समय के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा पड़ोसी देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में उदारता लाई जाने की मांग की गई। तभी इसका समर्थन तत्कालिक उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा भी किया गया। तथा हम देखते हैं कि जब मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार जब आती है, एनडीए सेकंड का फेज जब आरंभ होता है तो इनके द्वारा 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाता है, जो कि 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित होता है तथा यह 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित होता है एवं 12 दिसंबर को यह राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, जिसके बाद यह कानून बन जाता है। और हम देखते हैं कि अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा इसको लागू करने से संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम देखते हैं कि क्या ऐसे प्रावधान हैं जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किए गए हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रावधान के अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति जो पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, गैर मुस्लिम जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक हैं, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में निवास कर रहे हैं, तो इस अधिनियम के द्वारा उनको नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसी के साथ ही अगला प्रावधान है पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सामान्य नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम भारत में 11 वर्षों तक रहना आवश्यक है। इसी के साथ ही यह अधिनियम जो अवैध प्रवासी गैर मुस्लिम है या जो गैर मुस्लिम अवैध प्रवासी है उनको भी नागरिकता देने संबंधित प्रावधान करता है, जो कि जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रहे हैं या वह भारत में किसी अन्य कारण से दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे हों या उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है, वह भी भारत के नागरिकता के पात्र रहेंगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो सीए है वह केवल 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को ही प्रदान किया जाएगा तथा यह जो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी यह संपूर्ण ऑनलाइन ही प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी क्या है। तो अपने पास 2 विकल्प रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि विदेश मंत्रालय इस मामलों को देखता है एवं कुछ लोग मानते हैं कि गृह मंत्रालय। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके लिए नोडल एजेंसी जो है वह गृह मंत्रालय है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा हम देखते हैं कि क्या रीज़न है या क्या तर्क है जिसके कारण सीए लाया गया है।
तो भारत एक समृद्ध सभ्यता का देश है और हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों से जो भी प्रताड़ित अल्पसंख्यक है उनको शरण देने में भारत हमेशा अग्रणी रहा, चाहे 1950s के समय में तिब्बत के बौद्ध शरणार्थी रहा हो या भी अन्य पड़ोसी देश से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शरणार्थी रहे हो या तमिल शरणार्थी रहे हो, तो उनको भी भारत ने हमेशा से शरण देती आई है। तो इसी के पक्ष में और इसी का तर्क रखते हुए देश में सीए कानून लाया गया है, किंतु इसका कुछ विरोध किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसके विरोध के क्या कारण है, क्या विरोध है और कैसे कैसे उसका समाधान सरकार ने भी के विषय में कुछ स्पष्टीकरण दिया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो सीए है इसके तहत किसी विशेष धर्म को समूह या विशेष धार्मिक समूह या समुदाय को लक्षित किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि सीए के बाद एनआरसी आएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और एनआरसी के बाद एनपीआर लाया जाएगा, जिसके द्वारा कुछ लोगों को या कुछ समुदाय विशेष के लोगों को नागरिकता से वंचित किया जाने का खतरा है। तो दोस्तों इसी के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इससे संबंधित सबसे ज़्यादा विद्रोह या सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न है कि हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो बांग्लादेश है इसकी सीमा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वेस्ट बंगाल, आसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से लगती है, तथा भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा की अस्पष्टता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो यहाँ पर सेना के द्वारा सीमा की चौकसी नहीं की जा सकती पूर्णतः। तो यहाँ पर अवैध प्रवासी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों का मानना है कि उनके राज्यों में जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, वहाँ के सीमित संसाधनों में दबाव बढ़ेगा, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी, स्थानीय जननांकी में परिवर्तन होगा, तथा जो उनकी स्थानीय संस्कृति है उसको भी खतरा होगा। तथा यहाँ एक और जो अदना 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा जब असम समझौता संपन्न होता है, यह उसके ही प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 1985 के, यहाँ पर 1985 है, 1985 के असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, को निर्वासित किए जाने का प्रावधान है। इसी के साथ ही हम देखते हैं दोस्तों कि यह संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को दोनों को समान रूप से प्राप्त है, तथा भारत की जो मूल ढांचे के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता है यह उसके भी खिलाफ माना जा रहा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह भेदभावपूर्ण है। लोगों का मानना है कि यदि सब इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ, जैसे कि मालिक इतना खर्चा हो ही रहा है, तो श्रीलंका से आने वाले तमिलों को भी इसमें शामिल किया जाए, म्यांमार से आने वाले चकमा, हजोंग, हिंदू, बौद्धिस्ट और जो रोहिंग्या समुदाय हैं इनको भी इससे संबंधित शामिल किया जाए। खैर ये अलग चर्चा का विषय है। और इसी के साथ ही एक अन्य भी समस्या है, हम देखते हैं कि हम कैसे क्लियर करेंगे कोई अवैध प्रवासी है या सताएगा अल्पसंख्यक है। तो इससे भी संबंधित यह एक चुनौती रहेगी कि लाभार्थी चयन की समस्या रहेगी, जो कि देश में लाभार्थी चयन की समस्या आरंभ से ही आ रही है, क्योंकि कोई भी योजना हो जो उचित लाभार्थी उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के साथ ही है हमारी विदेश नीति, जो कि हमारा मूल है विदेश नीति में पड़ोसी प्रथा, तो उससे भी संबंधित यह कहीं ना कहीं एक चुनौती पैदा करता है, क्योंकि किसी भी देश के आंतरिक मामलों या वहाँ पर खासकर धार्मिक उत्पीड़न के मामलों पर प्रकाश डालता है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर सकता है। क्योंकि कोई भी देश हो वह यह नहीं चाहेगा कि उसका जो घरेलू मुद्दा उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए या किसी अन्य बाहरी देशों के साथ उसका हस्तक्षेप किया जाए। क्योंकि जब 1962-63 में जब भारत चीन युद्ध होता है तो उसका एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि तिब्बत के शरणार्थियों को शरण देने के लिए चीन ने यह माना कि यह भारत और चीन के द्वारा या भारत के द्वारा चीन के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप माना गया। तो इसी के साथ ही यह भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इसके संबंध में गृह मंत्रालय ने भी अपना पक्ष रखा है। गृह मंत्रालय का यह मानना है कि जो सीए जो कानून है वह भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, तथा इसका भारतीय नागरिकों से कोई भी प्रकार का सरोकार नहीं है, ना तो यह किसी की नागरिकता छीन रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं
कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कि 1995 के अधिनियम में वर्णित है, तो वह उसको भी किसी प्रकार से विदेशी नागरिकों के द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है, वह जो प्रक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। वह पूर्णतः वो जो प्रक्रिया है यथावत बनी रहेगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 11 साल तक भारत का नागरिक है, मतलब भारत में रह रहा है, तो वह भारत की नागरिकता का पात्र होगा। इसी के साथ ही पूर्वी क्षेत्रों की समस्या का समाधान करते हुए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 6वीं अनुसूची, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जो स्वायत्त परिषद हैं, उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। उस क्षेत्र में जो शासन है उसका उल्लेख करता है। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जो 6वीं अनुसूची है उसको एवं जो इनर लाइन परमिट के क्षेत्र हैं तो उन पर यह लागू नहीं किया है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर और हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कुछ ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया है जहां पर प्रवेश करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यह 6वीं अनुसूची और इनर लाइन परमिट के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इसी के साथ ही सरकार का यह मत है और जो इनके समर्थक हैं उनका भी ये मत है, और जो सीए का समर्थन करते हैं उन लोगों का भी यह तर्क है कि पड़ोसी देशों में मुस्लिम जो है बहुसंख्यक में है, तो वहाँ पर उनके शोषण की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक जो कि आज़ादी के बाद या विभाजन के समय में वहाँ पर जो 20% थे, अब इनकी संख्या घटकर केवल 5% और इससे भी कम हो गई। तो इसलिए वहाँ पर गैर मुस्लिमों का संरक्षण भारत में, या गैर मुस्लिमों को भारत में संरक्षण और नागरिकता संबंधित नियमों में उदारता की जाना, मतलब एक मानवता के समर्थन में, तथा यह एक व्यक्ति की गरिमा और उनके विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का सताया हुआ है वह भारत में आकर शरण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ ही यह एक आरोप था कि यह एक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह 6 धर्म से संबंधित है। बौद्ध, हिंदू, पारसी, ईसाई, जैन और सिख से संबंधित अल्पसंख्यकों को नागरिकता से संबंधित है, और यह ना कि किसी एक विशेष धर्म से संबंधित है कि सिर्फ एक विशेष धर्म को ही इसका प्राप्त किया गया, किंतु हाँ कि एक विशेष धर्म को इससे जरूर वंचित किया गया, जैसे कि सिर्फ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को। तो किंतु यह एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि पड़ोसी देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक में है, ऐसा समर्थकों का मानना है। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यदि सीए सरकार लागू कर रही है तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि इसमें संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए, इसमें पूर्णतः पारदर्शिता लाई जाए, तथा नागरिकों को, खासकर वह समुदाय जिनको इस चीज़ का भय है, तो उनके भी समर्थन में और उनको भी यह विश्वास दिलाया जाए कि उनके साथ प्रॉपर न्याय होगा, तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होगी। या सरकार एक कैंपेन चला सकती है कि जो समुदाय विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके साथ वह अपने जो कानून है उसको स्पष्ट रूप से रखें, उनके साथ वार्तालाप करें, और भारत के सभी नागरिकों को सरकार विश्वास में ले और यह आगे बढ़ाए, यह क्रियान्वयन आगे बढ़ाए। तो इसी के साथ ही दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो या वह किसी भी धर्म का हो, उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए तथा मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च रखा जाना चाहिए। तो सरकार को इस विषय पर ध्यान रखा जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर सीए यदि लागू हुआ भी, यदि कुछ लोगों को नागरिकता से वंचित भी कर दिया जाए, तो सरकार के पास सबसे चुनौती रहेगी कि नागरिकों का होगा क्या। इनको वापस उस देश तो भेजा नहीं जा सकता, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है कि वीना कन्वेंशन के द्वारा हम जबरदस्ती किसी को भी डिपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनके देश वापस नहीं भेज सकते। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, तथा भारत हमेशा से ही सभ्यता का पालना रहा है। ऐसा कहा जाता है भारत के विषय में कि कारवा आता गया और हिंदुस्तान बसता गया। तो भारत एक मिलीजुली संस्कृति का देश है, तो इसमें हमें तो बिल्कुल निश्चिंत ही रहना चाहिए कि ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो ऐसा है कि सीए को लागू करने में सरकार को ध्यान रखा जाए, सरकार इन मुद्दों को ध्यान रखे। और आइए इस डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।